हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू आर ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारी क्लास 12th जो ज्योग्राफी है उसकी सेकंड बुक इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी का सेकंड चैप्टर ह्यूमन सेटलमेंट्स। एक वन शॉट लेक्चर होगा, इन डिटेल में हम सब कुछ डिस्कस कर रहे होंगे। चैप्टर बहुत छोटा है यार, और इससे बहुत डायरेक्टली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ठीक है, हार्डली 20 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आप नोट्स के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है। पैरेलल टू दिस हमारी क्लास 12th हिस्ट्री की सीरीज और क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस प्लस ज्योग्राफी की दोनों जो बुक्स हैं उनकी सीरीज पैरेलली चल रही है। उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच्ड है, आप वहां से जाकर के उन्हें भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो वन शॉट का मतलब एक्चुअली में वन शॉट सोल्यूशन होने वाला है चैनल आपके लिए, आपकी क्लास 12th बोर्ड्स और सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला जो हमारा चैप्टर का नाम है ह्यूमन सेटलमेंट। राइट, सेटलमेंट का मतलब क्या है? जब आप एक जगह पे सेटल हो गए। राइट, तो सेटलमेंट बेसिकली क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स है। ड्वेलिंग्स का मतलब है घर समझ लो आप। राइट, ड्वेलिंग से मेजरली आप कह सकते हो प्लेस ऑफ लिविंग। राइट, जहां पे लोग रह रहे होते हैं। अब ये वेरी करता है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल कुछ शहर छोटे होते हैं, कुछ शहर बड़े होते हैं, कुछ गांव होते हैं। राइट, तो ये वेरी करता है साइज में भी और टाइप में भी। अब यूजुअली हम सेटलमेंट्स को यार दो तरीके से डिवाइड कर देते हैं। एक रूरल हो जाती है जो कि छोटी होती है और काफी स्पेशियस होती है। ऑन द अदर हैंड अर्बन एरियाज जैसे आपके टाउन्स हो गए, सिटीज हो गई, वो काफी बड़ी होती है साइज में और क्लोजली पैक्ड होती है। यानी मार्केट्स हैं तो वो भरी पड़ी है, घर है बिल्कुल छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ऑन द अदर हैंड रूरल एरियाज के अंदर हमें काफी सारा स्पेशियस प्लेस देखने को मिलता है। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम बात करते हैं कि इनका सर्वाइवल कैसे होता है, तो रूरल सेटलमेंट्स के अंदर यूजुअली लोग प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर या फिर फिशिंग वगैरह के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अर्बन सेटलमेंट्स के अंदर लोग के पास सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज के काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्या है, ये सब हम फर्स्ट बुक के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। राइट, सो यहाँ पे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन एट टाइम क्वेश्चन आता है कि आपको कोई भी डिफरेंसेस बतवाने हैं। 3 नंबर में ही आ रहा होता है रूरल और अर्बन सेटलमेंट में। ठीक है, तो हमने छोटा सा टेबल बताया है, कुछ कुछ पैरामीटर्स ले लिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज कैसे होते हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज वहां पे ज्यादा डोमिनेटेड होती है। ऑन द अदर हैंड अर्बन सेटलमेंट्स में हमारे पास सेकेंडरी या टर्शरी एक्टिविटीज में लोग एंगेज होते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस हम पिछली स्लाइड पे पढ़ के आए थे कि रूरल जो सेटलमेंट्स होती है दे आर स्मॉल प्लस स्पेशियस। ठीक है, अर्बन सेटलमेंट्स की अगर हम बात करते हैं दे आर लार्ज प्लस क्लोजली पैक्ड। राइट, मतलब इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा सा और दो लाइनें बना करके सेटलमेंट्स व्हिच आर वेरी स्मॉल इन टर्म्स ऑफ एरियाज एंड हैव ample amount of space, right, they came to be known as rural settlements. Similarly urban settlements में आप लिख सकते हो that they usually occupy and cover large areas, they are closely packed, houses were built very close। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा डिस्क्राइब करके उसको इजीली लिख सकते हो। ठीक है, सोशल रिलेशंस की अगर हम बात करते हैं रूरल एरियाज के अंदर काफी कम मोबाइल होते हैं, क्लोज और इंटीमेट रिलेशनशिप्स होते हैं। ऑन द अदर हैंड अर्बन सेटलमेंट्स में लाइफ जो होता है, लाइफस्टाइल जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है, फॉर्मल होता है। राइट, यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस की अगर हम बात करें सो दे आर डायरेक्टली लिंक्ड विद अर्बन एरियाज। जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है वो अर्बन मार्केट्स में जाकर के सेल होता है, या लेट्स से किसी ने अपनी डेयरी की हुई है तो वो डेयरी का दूध भी अर्बन या टाउन्स के अंदर जाकर के सेल हो रहा होता है। ठीक है, अर्बन एरियाज की अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही इंटरकनेक्टेड है। जो रूरल एरियाज का सामान जिसकी नीड अर्बन एरिया में होती है वो वहां पे ट्रांसपोर्ट हो जाता है, और सिमिलरली अर्बन एरिया से काफी सारा मैन्युफैक्चर्ड गुड और सर्विसेज रूरल एरियाज तक सप्लाई हो रही होती है। ठीक है, पॉपुलेशन डेंसिटी की अगर हम बात करें तो रूरल एरियाज के अंदर काफी कम लो डेंसिटी, बहुत कम हमें लोग देखने को मिलते हैं। ऑन द अदर हैंड अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन डेंसिटी काफी ज्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सो दैट वाज द बेसिक दो तरीके के हम सेटलमेंट्स बोलते हैं, लेकिन बेस्ड ऑन द फिजिकल फीचर, क्या किस टाइप का लैंड है, क्या वहां के कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स है, उसके ऊपर भी सेटलमेंट्स डिवाइड होती रहती हैं। ठीक है, तो मेन फैक्टर्स हमने देख लिया कि फिजिकल फैक्टर हो सकते हैं कि वहां का टेरेन, क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी। कल्चरल और एथनिक फैक्टर्स के अंदर उसका सोशल स्ट्रक्चर आ सकता है, कास्ट आ सकता है, रिलीजन आ सकता है। सिक्योरिटी फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है। राइट, तो हम कुछ 4 तरीके की सेटलमेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एरिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेरेन, या जो फैक्टर्स हमने पीछे डिस्कस किए 3 से 4 की सिक्योरिटी है, कल्चर, रिलीजन है या फिजिकल फीचर्स है। तो उसमें सबसे पहली आती है क्लस्टर्ड सेटलमेंट। नाम से समझ में आ गया क्लस्टर्ड की साथ में जुड़ी हुई है। ठीक है, ये यूजुअली मतलब विलेज के बारे में ही हमें अर्बन सेटलमेंट्स रूरल सेटलमेंट्स की 4 सेटलमेंट्स दी हुई है, उन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, और यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, कोई एक सेटलमेंट को पूछ लेंगे, कोई 2 का कंपैरिजन पूछ लेंगे, या चारों को एक साथ पूछ लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान से सुनना। ठीक है, ओके, क्लस्टर्ड सेटलमेंट में क्या होता है, लोग पास पास रहते हैं। ठीक है, कॉम्पैक्ट छोटे विलेजेस में लेकिन साथ में रहते हैं।
राइट। रीजन क्या होता है? सिक्योरिटी और डिफेंस, क्योंकि लोग साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। चोर अगर आते भी है तो वो खुले एरिया में ज्यादा जा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल बुंदेलखंड या नागालैंड के अंदर अब जो घर होते हैं वो काफी क्लोजली बिल्टअप होते हैं, राइट। अब घर सेपरेट होते हैं फार्म से और पास्चर्स से। जो उनका फार्म होता है, जो खेती वाला लैंड होता है, वो थोड़ा अलग होता है, घर से दूर होता है, या फिर जो पास्चर से जहाँ पे एनिमल्स वगैरह रह रहे हैं वो भी सेपरेटेडली घरों के ही साइड में होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोजली बिल्टअप एरियाज होते हैं। स्ट्रीट के अलग अलग पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। कहीं पे रेक्टेंगुलर स्ट्रीट है, कहीं पे लीनियर ही स्ट्रीट है कि बस इधर इधर ही घर बने हुए हैं, कहीं पे रेडियल पैटर्न भी हमें देखने को मिलता है। तो अलग अलग पैटर्न ऑफ स्ट्रीट यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे अगर हम अलग अलग फैक्टर्स हमने देखा बुंदेलखंड में और नागालैंड के अंदर लोग डिफेंस या सिक्योरिटी पर्पस की वजह से साथ में रहना पसंद करते हैं। ऑन दी अदर हैंड राजस्थान में जहां पे वाटर स्कार्सिटी होती है, जहां पे पानी कम होता है, तो वो एक ऐसे आसपास रहते हैं, ऐसे सोर्स के पास जहां से एटलीस्ट उन्हें कुछ तो पानी मिल रहा हो, राइट। अब हमें एलिवल प्लेन में या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर काफी बतेरी ऐसी सेटलमेंट्स देखने को मिलती है, ठीक है। आगे चलते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है सीधा ही आ गया कि आपको क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने हैं। हाउसेज आर क्लोजली बिल्ट अप, ठीक है। सिक्योरिटी पर्पसेस के लोग साथ में रहते हैं, फॉर एग्जांपल बुंदेलखंड नागालैंड। वाटर स्कार्सिटी की वजह से राजस्थान में भी लोग साथ में रहते हैं। स्ट्रीट के हमें पैटर्न्स देखने को मिलते हैं और काफी कॉम्पैक्ट हमें सेटलमेंट देखने को मिलती है। आसपास के एरिया में छोटी मोटी दुकानें होती है तो उनका गुजारापन यहीं से ही चल जाता है, ठीक है। एंड हाउसेज आर बिल्ट सेपरेट एरिया होता है फार्म से और पास्चर से। तो आप 4 पॉइंट 3 पॉइंट इजीली लिख सकते हो, राइट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आती है सेमी क्लस्टर, यानी क्लस्टर्ड ये भी है लेकिन सेमी है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गई है। जो मेन पार्ट है उसके अंदर कोई बड़ी कास्ट या बड़ा ग्रुप रहता है और जो वर्कर्स होते हैं वो आउटस्कर्ट्स के अंदर रहते हैं, ठीक है। मेनली हमें गुजरात या राजस्थान के अंदर देखने को मिलती है कि एक तरफ एक ग्रुप रह रहा है, एक तरफ एक ग्रुप रह रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो सेटलमेंट है वो फ्रेगमेंट हो गई है। मेन क्लस्टर से हटके एक ऐसा ग्रुप है जो वहां पे रहता है। अब इसके अलग अलग रीजन हो सकते हैं। मेन रीजन वही होता है कि लैंड ओनिंग क्लासेस बीच में रहती है, सेंट्रल पार्ट के अंदर रहती है, और जो लोअर स्टार्ट आके या जो वर्किंग क्लास होती है, मेनियल वर्कर्स जो होते हैं, वो आउटस्कर्ट्स के ऊपर, किनारों के ऊपर, कोने में रह रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है हेमिलेटेड सेटलमेंट। हेमिलेटेड सेटलमेंट के अंदर बेसिकली बिकॉज ऑफ फिजिकल फीचर्स यूनिट सेपरेट हो जाती है। फॉर एग्जांपल कि मे बी एक इतना एरिया बन गया, यहाँ पे कुछ आ गया जिसकी वजह से यहाँ पे लोग सेटल डाउन नहीं है, फिर यहाँ पे एक एरिया हो गया, तो मतलब ऐसे सेपरेट यूनिट्स होती है, राइट। अब ये फिजिकली सेपरेटेड है, फिजिकली सेपरेटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम फ्रॉम हरियाणा, ठीक है, एंड हमारे गांव का नाम है पंचगांव। तो हमारे यहाँ पे 5 गांव है, ठीक है, 5 पाने हैं, मतलब जो थोड़ा थोड़ा सेपरेटेड है कि यार अच्छा यहां से सीमा, यहां से लाइन खत्म हुई तो पाना नंबर 1, पाना नंबर 2, पाना नंबर 3, पाना नंबर 4, पाना नंबर 5, राइट। तो इसीलिए जो छोटी छोटी यूनिट्स होती है उनको पाना, पारा, पाली, नांगला, ढानी कहा जाता है, राइट। ढानिया भी है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो अब एट टाइम्स ये या तो फिजिकली सेपरेटेड है कि बीच में कोई ऐसा बैरियर आ गया है ना, या फिर एट टाइम ऐसा होता है कि कुछ इस तरीके से एरिया स्टार्ट से ही बसे हैं। सोशल और एथनिक फैक्टर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। अब ये हमें मिडिल और लोअर गंगा प्लेन्स में देखने को मिलती है। छत्तीसगढ़ में जैसे ढानियों में यूजुअली हमें रिलीजियस फैक्टर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि एक ढानी है जो स्पेसिफिक कास्ट की है, कि उसमें उसी कास्ट के लोग रह रहे हैं, राइट। तो डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर, बट यहाँ पे यही होता है कि जो यूनिट है वो मल्टीपल पार्ट्स के अंदर फ्रेगमेंट होगी। एक बड़ी यूनिट है जिसके छोटे छोटे आपको यूनिट्स देखने को मिल रहे होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट आती है 4th नंबर पे डिस्पर्स्ड बोल लो, स्कैटर्ड बोल लो, आइसोलेटेड बोल लो, राइट। यानी यहाँ पे बहुत दूर दूर लोग रह रहे हैं। अब इसके रीजन क्या है? ये रिमोट एरियाज है, ठीक है। यहाँ पे इतनी ज्यादा डेवलपमेंट है नहीं, यहाँ पे रोड्स नहीं है, यहाँ पे अच्छी वो नहीं है, एक्सट्रीम डिस्पर्जन है कि या तो आपका टेरेन ही ऐसा नहीं है कि एक घर बन गया तो दूसरे घर को बहुत दूर बनाना पड़ेगा क्योंकि बीच में उबड़ खाबड़ है या कुछ भी, एनीथिंग, राइट। मेजरली हमें मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरला जैसी स्टेट्स के अंदर देखने को मिलती है। डिस्पर्स्ड है कि लोग बहुत दूर दूर रह रहे हैं, राइट। कुछ खास डेवलपमेंट यहाँ पे है नहीं, इसीलिए आइसोलेटेड सेटलमेंट भी इसको बोला जाता है। और स्कैटर्ड क्योंकि बहुत दूर दूर अलग अलग ठिकानों पे बसे हुए हैं, ठीक है। तो 4 सेटलमेंट्स हमने जो पढ़ी, पहली थी क्लस्टर्ड की बहुत ही ज्यादा कॉम्पैक्ट होती है। नेक्स्ट थी सेमी क्लस्टर्ड की जो मिड पार्ट है उसके अंदर आपका डोमिनेंट क्लास रहती है और आउटस्कर्ट्स के ऊपर आपके लोअर स्ट्रैटा रहता है। थर्ड हमने पढ़ी हेमिलेटेड कि फिजिकल फीचर्स की वजह से या कुछ सोशल और एथनिक फीचर्स की वजह से एक यूनिट मल्टीपल यूनिट्स में डिवाइड हो गई है। तो क्वेश्चन आता है कि उनको बोला क्या जाता है? पाना, नांगला, पाली, 2-3 नाम और थे वो याद कर लेना, ठीक है। एंड 4th वन इज आपका डिस्पर्स सेटलमेंट जो आपकी एक्सट्रीम रिमोट एरियाज में देखने को मिलती है।
राइट या फिर आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि डिस्कस विद एग्जांपल कि कैसे फिजिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, तो आप उसमें एग्जांपल के तौर पे चारों लिख सकते हो कि यार ये है। ओके, आगे चलते हैं। रूरल सेटलमेंट हमने पढ़ लिया, अब बात करते हैं अर्बन सेटलमेंट की। ठीक है, तो अर्बन सेटलमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो तीनों मेजर जो फेजेस हम हिस्ट्री के पढ़ते हैं, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों के अंदर में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके के टाउन्स का इवॉल्वमेंट होता हुआ देखने को मिला है। फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट टाउन्स की अगर हम बात करते हैं लगभग 2000 साल पहले से एग्जिस्ट करती है। अब ये यूजुअली आपके रिलीजियस या कल्चरल सेंटर्स माने जाते हैं, जैसे वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, मदुरई हो गया, राइट, कि कुछ रिलीजियस वहां पे फैक्टर्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके अराउंड वो टाउन्स बसी थी। ठीक है, नेक्स्ट आती है मिडिवल टाउन्स जो आपके मुगल एम्पायर के टाइम पे बसी थी, राइट। इनको यूजुअली फोर्ट टाउन्स की तरह बिल्ड किया गया था क्योंकि सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए इनका कंस्ट्रक्शन हुआ था। लगभग आज की जो हमारी टाउन्स है उनमें से हंड्रेड्स ऑफ टाउन्स ऐसी होंगी जो मिडिवल पीरियड को रूट आउट करती है कि उस टाइम पे उनका बनना स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे वो डेवलप हुई थी। ठीक है, आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो वो हेडक्वार्टर्स, अच्छा पहले की ही बात करते हैं तो वो किंगडम्स, राजा महाराजाओं के हेडक्वार्टर्स होते थे या मुगल एम्परर के हेडक्वार्टर्स होते थे। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा, नागपुर। ठीक है, थर्ड आती है हमारी मॉडर्न टाउन्स। ये ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस ने डेवलप की थी, जब वो आ गए थे उसके बाद से धीरे धीरे इनका डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ था। देवर डेवलप्ड, या तो इनको एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स की तरह बनाया गया था जहां से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर आपका रन होता था, या हिल रिजॉर्ट्स की तरह बनाई गई थी, शिमला, हैदराबाद वाली, सॉरी देहरादून हो गई फॉर एग्जाम्पल, या इंडस्ट्रियल सिटीज की तरह बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा कुछ ट्रेडिंग टाउन्स भी बनी थी जहां से ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता था। तो यही था कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता हो गया, इनको ब्रिटिश स्टाइल में ही डेवलप किया गया था। अब टाउन्स बहुत सारी डेवलप हुई है, उनके पर्पस अलग अलग थे। जैसे कुछ को एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स के तौर पे डेवलप किया गया, कुछ को हिल रिजॉर्ट्स के पर्पस के लिए डेवलप किया गया, कुछ को इंडस्ट्रीज के लिए डेवलप किया गया, कुछ को ट्रांसपोर्टेशन के लिए डेवलप किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्बनाइजेशन इन इंडिया। तो हमने अर्बन टाउन्स देख ली कि तीन तरीके के हम बता सकते हैं अर्बन सेटलमेंट में जो टाउन है, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अब इंडिया के अंदर अगर हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं तो 2011 बहुत पुराना डेटा है, उसके टाइम पे लगभग 31.16% जो एरिया था हमारा, दैट वाज अंडर द कवरेज ऑफ अर्बन सिटीज, विच इज वेरी लेस कंपेयर टू द डेवलप्ड कंट्रीज। मतलब अभी भी 50% एरिया भी हमारा अर्बनाइज नहीं हुआ है, राइट। धीरे धीरे ग्रू हुआ है ना। इंडिपेंडेंस के बाद काफी सारे जो टाउन्स थे वो डेवलप हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स जैसे चंडीगढ़ हो गया, दिसपुर हो गया, इंडस्ट्रियल सेंटर्स, ऐसे धीरे धीरे जो मिडिवल टाउन थी, एंशिएंट मिडिवल मॉडर्न टाउन्स थी या मिडिवल टाउन्स थी, वो धीरे धीरे और भी ज्यादा डेवलप होती चली गई, राइट। अब इसके अलावा ये तो मेन टाउन्स थी जो पहले से डेवलप हो रही थी, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिसपुर हो गया। ठीक है, अब लेकिन दिल्ली के अराउंड अगर हम देखते हैं तो उसके अराउंड हमें काफी सारी सैटेलाइट टाउन्स भी डेवलप होती हुई देखने को मिली। फॉर एग्जाम्पल गुरुग्राम हो गया, रोहतक हो गया, गाजियाबाद हो गया, है ना। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमें अर्बन एग्लोमरेशन होता नहीं, अर्बन एग्लोमरेशन वाज अ डिफरेंट टर्म, सॉरी, कि एक मेन टाउन अगर बसी है, एक बड़ी शहर अगर बस गया है तो उसके आसपास के एरियाज के अंदर भी इंडस्ट्रीज आ गई है। ठीक है, वहां पे भी धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन होने लगा है। तो भले ही वो उतनी बड़ी टाउन्स या सिटीज नहीं बन पाई, बट दे स्टार्टेड डेवलपिंग एज टाउन्स। ठीक है, तो हमें एक बड़ी सिटी के अराउंड और मल्टीपल टाउन्स बसती हुई देखने को मिल रही होती है, राइट। इसके अलावा रूरल एरियाज के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, राइट, कि वहां पे जब कोई अगर रेलवे लाइन निकल आई तो अगेन जो एग्रीकल्चरल लैंड थी वो रेलवे लाइन की तरह यूज हो गई, फिर वहां पे धीरे धीरे करके अर्बनाइजेशन आने लगा। सिमिलरली वहां पे कोई हाईवे निकल आया या फिर वहां पे कोई प्लांट लग गया, तो धीरे धीरे रूरल एरियाज के अंदर जब अलग अलग सेक्टर्स से इन्वेस्टमेंट आ रहा है तो वो भी स्मॉल और मीडियम टाउन्स की तरह धीरे धीरे करके डेवलप हो रही है, राइट। अगर आप लोग गांव में रहते हो, अगर आप अपने गांव को आज से 15-20 साल पहले कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि यार उससे पहले हमारे पास पानी इतना सही से नहीं आता था। आज एक खटका दबाया मोटर का पानी भर जाता है, नहीं, पानी की फैसिलिटी उतनी नहीं थी, राइट। मार्केट नहीं होता था, बेसिक चीजें नहीं मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे करके अब वो छोटे टाउन्स की तरह डेवलप हो रहे हैं जहां पे वो सब फैसिलिटीज भी मिलने लगी है जो एक टाइम पे नहीं मिला करती थी, राइट। सो दैट वाज अबाउट अर्बनाइजेशन। ये एक चार्ट दिया हुआ है कि कैसे कैसे 1901 से लेकर के 2011 तक बढ़ी है। 2026 आने वाला है लेकिन डेटा हम 2011 का ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। एनीवेज क्वेश्चन आता है कि आपको इंपैक्ट बताना है अर्बनाइजेशन का ऑन इंडियाज एनवायरमेंट एंड सोसाइटी। अब आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें हम काफी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह को पढ़ने वाले हैं, बट समहाउ दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज ऑल्सो कनेक्टेड विद दिस चैप्टर क्योंकि हमने अर्बन सेटलमेंट्स को पढ़ा है, राइट। तो आपके दिमाग में हमेशा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होने चाहिए कि अर्बनाइजेशन का क्या इंपैक्ट पड़ रहा है। बहुत ज्यादा मैसिव अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है या अर्बनाइजेशन हो रहा है तो उससे पोल्यूशन बढ़ रहा है बहुत ज्यादा। अभी तो पोल्यूशन बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है ना, तो पोल्यूशन बढ़ रहा है, राइट। लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा हो रहा है,
कि लैंड को अच्छे से यूज नहीं किया जा रहा, वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रही है, राइट, रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, हर तरीके के रिसोर्स को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, राइट। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है अर्बनाइजेशन की वजह से, जिसका लॉन्गर टर्म के ऊपर बहुत ही ज्यादा मेजर इंपैक्ट हमें पड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल पोल्यूशन हो गया, तो पोल्यूशन से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, राइट, एपिडेमिक्स आ रहे हैं, डिजीज लोगों के अंदर कि अस्थमा जैसी बीमारियां बहुत नॉर्मल होने लग गई है, बहुत कॉमन हो गई है, क्योंकि लोगों को पोल्यूशन इतना हो गया, उनको अब पोल्यूशन में ही रहना पड़ता है, उनके पास ऑप्शन ही नहीं है, राइट। लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, एनवायरमेंट के जो रिसोर्सेज है उनको हम ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं, जिसका इंपैक्ट हमें देखने को मिलता है, राइट। वाटर स्कार्सिटी हमें देखने को मिल रही है, जो एग्जिस्टिंग वाटर रिसोर्स है हम उसको बहुत ज्यादा डिग्रेड करते जा रहे हैं, तो इससे बहुत सारा इंपैक्ट पड़ रहा होता है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, दैट इज अ वेरी जनरल क्वेश्चन जो आपको इन जनरली भी पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आता है, आई थिंक ये लास्ट टॉपिक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन। अब हम टाउन्स को हमने पढ़ लिया कि यार हमने फेजेस के हिसाब से डिवाइड कर दिया कि जो टाउन्स एंशिएंट पीरियड में डेवलप हुई उनको एंशिएंट बता दिया, जो मॉडर्न में हुई उनको मॉडर्न बता दिया, जो मिडिवल में हुई उनको मॉडिवल बता दिया, बट देयर शुड बी क्लियर कट डिस्टिंक्शन, राइट। तो वो हम उनके जो टाइप की सर्विसेज के अंदर वो स्पेशलाइज करती हैं या जो सर्विसेज वो प्रोवाइड करती है उस बेसिस पे हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। हमने कुछ किया भी है, जैसे फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, यानी वो टाउन्स जहां पे पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस होते हैं। फॉर एग्जांपल मेजरली स्टेट की कैपिटल्स जो होती है, जितनी भी, दिल्ली हो गया, चंडीगढ़ हो गया, भोपाल हो गया, राइट, ये सब आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स आती है, ठीक है। यहाँ पे आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह ये सब चीजें होती है। नेक्स्ट आता है इंडस्ट्रियल टाउन्स, यानी ऐसी टाउन्स जो स्पेशलाइज करती है मैन्युफैक्चरिंग में या प्रोडक्शन में, फॉर एग्जांपल मुंबई, कोयम्बतूर, जमशेदपुर, ठीक है। ट्रांसपोर्ट टाउन्स, यानी यहाँ पे आपके मेजर पोर्ट्स या फिर ट्रांसपोर्ट हब बन गया है, कंडला हो गया, कोची हो गया, आगरा हो गया, राइट। कमर्शियल टाउन्स, ऐसी टाउन्स जो स्पेशलाइज करती है ट्रेड में, बिजनेस में, कॉमर्स में, फॉर एग्जांपल कोलकाता, सहारनपुर, ये सारी टाउन्स हो गई। माइनिंग टाउन्स, यानी जहां पे मिनरल्स बहुत ज्यादा रिच है, रानीगंज, झरिया, दिग्बोय। तो क्वेश्चन आ सकता है कि आपको कोई भी 4 टाउन्स डिफाइन करनी है उनके फंक्शन के बेसिस पे, या 1-2 नंबर में आ सकता है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स कौन सी है, उसमें 2-3 ऑप्शन दे दिए कि वो मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो पॉलिटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या ट्रेड में स्पेशलाइज करती है, तो आपको मैच करना होगा, ऐसा कुछ भी आ सकता है। मतलब मेजरली ये सीयूटी में आ रहा होता है, यहाँ नहीं आ रहा होता, बहुत बेसिक है। 12वीं की ज्योग्राफी इज लाइक मक्खन, 11th की स्टिल थोड़ी सी हार्ड है, 12वीं की तो बहुत ईजी है फिर, ठीक है। नेक्स्ट है गैरिसन कंटेनमेंट्स, यानी वो टाउन्स, कंटेनमेंट्स समझ गए होंगे कि मिलिट्री बेसिस की तरह डेवलप होते थे, अंबाला हो गया, जलंधर हो गया, मऊ हो गया, राइट। एजुकेशनल टाउन्स, यानी ये मेजर यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूट्स के अराउंड डेवलप हुई है, जहां पे आपको बहुत अच्छा खासा पूल देखने को मिलता है स्टूडेंट्स का, एजुकेटर्स का। कोटा हो गया, रुड़की हो गया, पिलानी हो गया, राइट। रिलीजियस टाउन्स, यानी जो रिलीजियस, कल्चरल या पिलग्रिमेज एक्टिविटीज की वजह से जानी जाती है, वहां पे आए साल लोग उसी के लिए जाते हैं, बहुत सारे हजारों की तादाद में लोग जाते हैं, राइट। तो वहां पे ऑक्यूपेशंस भी उसी तरीके के हैं, वाराणसी, मथुरा, पुरी, ये सब हो गया। नेक्स्ट है टूरिस्ट टाउन्स, जो हेरिटेज या क्लाइमेट या सीजनल टूरिस्ट इन्फ्लो जहां पे बहुत ज्यादा होता है, शिमला, नैनीताल, ऊटी, जोधपुर, एटसेट्रा, राइट। तो ये कुछ हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाउन्स को हमने डिस्कस कर लिया है, राइट। अब एक लास्ट टॉपिक है स्मार्ट सिटीज मिशन। इसको बेसिकली एक प्रोग्राम है कि हम चाहते हैं कि हमने पढ़ लिया कि अर्बनाइजेशन की वजह से बहुत सारा पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, हमारे एनवायरमेंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है, राइट। सो समहाउ ऐसे बहुत सारी पॉलिसीज, प्रोग्राम्स आते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट एक्चुअली में वी एज अ ह्यूमन आर वेरी ढीठ, है ना। हम इतना कूड़ा फैलाते हैं कि हम, तुम्हारे लिए कुछ भी आ जाए हम नहीं कर पाएंगे, अनलेस वी डोंट हैव द इंटेंट एंड विल कि हम खुद अपनी एनवायरमेंट को बचाना चाहे, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। सो इट इज वन सच प्रोग्राम जिसका ऑब्जेक्टिव यही था कि सिटीज को इस तरीके से डेवलप करना है कि एनवायरमेंट के ऊपर कोई नुकसान ना हो, राइट। क्लीन और सस्टेनेबल एनवायरमेंट, कोर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान देना है, हमें ध्यान देना है कि लोगों की एक डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें देखने को मिले। तो फीचर्स यही थे कि हमें स्मार्ट सोल्यूशन अप्लाई करने हैं जिससे काम भी आसान हो, एनवायरमेंट को भी नुकसान ना हो, राइट। यही था कि लेस वल्नरेबल एरिया, हमें ऐसे एरियाज बनाने हैं विच आर लेस वल्नरेबल टू डिजास्टर्स, ठीक है। वल्नरेबल मैंने जितना अच्छे से बोला है उसका मेरा कमेंट सेक्शन में मजाक बन सकता है, बट इट्स ओके। तो वही था कि हमें जब भी हम किसी टाउन को प्लान करते हैं तो हमें इस तरीके से प्लानिंग करनी है कि वी हैव टू मेक श्योर कि उसका एनवायरमेंट के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़ रहा हो, उससे आने वाले टाइम में कोई भी डिजास्टर ना हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टू लास्ट ईयर आई थिंक जोशीमठ वाला केस आया था कि वहां पे एक्सेसिव, अगर आप माउंटेनियस एरियाज के अंदर बहुत ज्यादा इंटरवीन करने की कोशिश करोगे, कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करोगे, राइट। एरिया एक ऐसा टेरेन जिसके ऊपर आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हो, उससे डायरेक्टली आप एनवायरमेंट को इंपैक्ट कर रहे हो, तो उसके रेप्लिकेशंस हमें देखने को मिलेंगे, जो कि हमें वहां पे देखने को मिले थे अभी दिस ईयर इटसेल्फ। उत्तराखंड में कितनी ज्यादा बाढ़ आई है, पंजाब के अंदर कितनी ज्यादा बाढ़ आई है, तो विच मीन्स कि हमारा
जिस तरीके से जिस स्केल से हम डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट करना अच्छी बात है, लेकिन हमें प्रिकॉशंस लेकर चलने पड़ेंगे, अदरवाइज 2 साल की डेवलपमेंट इतना नुकसान दे जाएगी हमें कि हम उससे 10 साल भी नहीं उबर पाएंगे, राइट। सो दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज जो समझना चाहिए हमें, अपने लेवल के ऊपर एटलीस्ट वेस्टेज से बचना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो चैप्टर में कुछ नहीं पढ़ा हमने, चैप्टर में हमने सिर्फ ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ा कि एक ऐसी बेसिकली इट्स क्लस्टर ऑफ ड्वेलिंग्स जहां पे लोग रहते हैं, 2 तरीके की होती है, रूरल एंड अर्बन, ठीक है। दोनों के बेसिक फीचर्स है, वेरी इजी। रूरल के अंदर हमने 4 तरीके की सेटलमेंट्स को पढ़ा, क्लस्टर्ड, सेमी क्लस्टर्ड, हेमलेटेड एंड द 4th वन वाज डिस्पर्स्ड, ठीक है। अर्बन में हमने टाउन्स को पढ़ लिया विच वर एंशिएंट, क्वेश्चंस डायरेक्टली 1-2 आ रहे होते, ज्यादा आ भी नहीं रहे होते, मेडिवल एंड मॉडर्न। तो यार ये बहुत छोटे चैप्टर्स है, मतलब इसके लिए फिर आपको एनसीईआरटी उठाने की जरूरत नहीं है, चैप्टर पढ़ा, नोट्स पढ़े, सॉर्टेड, ठीक है। एंड इसके बाद हमने पढ़ा फंक्शनल क्लासिफिकेशन, कि हमने फंक्शन के बेसिस पे क्या क्या है, मतलब वो तो नाम से ही समझ में आ जाता है, ठीक है। तो ये आज हमारे इस चैप्टर का गेस्ट आए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।